हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हमारी जो है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है पेड वीडियो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जैसे कि हमने सीजी इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पहले कवर किया हुआ है, वो भी हमारी पेड क्लास थी। तो ये भी हमारी पेड क्लास है, जिसमें जो है आज ये उसका पहला डेमो वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जो है हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने जो मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर जो डिटेल कौन से दिन में क्या सिलेबस कवर होगा, वो चीज अगर आपने नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप ऑनलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। सबसे पहला जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है किसी भी टॉपिक को डील नहीं करेंगे। हमारा जो सबसे पहले हम जीरो लेवल से चालू करेंगे और इस पूरे टॉपिक में जो जो शब्दों का प्रयोग होगा उन शब्दों के अर्थ को पहले समझ लेते हैं, तब हम फिर टॉपिक में जाएंगे। तो आप क्योंकि शब्दों का अर्थ समझते रहेंगे तो आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो अगर हम देखें, हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। तो देखिए, जो हम बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आपने देखा होगा, हम आर्थिक नियमों, आर्थिक रूप से जो आर्थिक नियम और सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे हम नियम और सिद्धांत को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन नियम और सिद्धांतों का वास्तविक रूप से जहां प्रयोग होता है वही होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र में हम नियम या जो भी सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उन नियम व सिद्धांतों का वास्तविक रूप से जहां प्रयोग होता है वही होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो भी हम नियम पढ़ रहे हैं उनका कहां प्रयोग करेंगे? अर्थव्यवस्था में प्रयोग करेंगे। तो कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होते रहती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। उन आर्थिक क्रियाओं में कुछ कुछ समानताएं पाई जाती है। तो उन समानताओं के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जो जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती है। उन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों या 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र को ही बोला जाता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को बोला जाता है उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को ही बोला जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो हम अर्थव्यवस्था में उनकी आर्थिक क्रियाओं में जो समानताएं पाई जा रही है, उसके आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है द्वितीय क्षेत्र यानी जो आपका मुख्य रूप से उद्योग क्षेत्र के नाम से यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा जाता है? ऐसी चीजें जो कि मानव के जीवन के लिए आधारभूत चीजें हैं और जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, वो सब चीजें आती है प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में। क्लियर है? ऐसी चीजें जो मानव के जीवन के लिए आधारभूत चीजें होती है और मानव को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, वो सभी चीजें आती है प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम देखें, कृषि, फसल हो गया, ठीक है, वानिकी, वन, आपका मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन यानी खनिज वाला पार्ट जो हो गया, खनन एवं उत्खनन। तो ये इतनी चीजें आती है प्राथमिक क्षेत्र में। खनन और उत्खनन में बहुत से लोग इसको एक ही मान लेते हैं। खनन का मतलब होता है मेन रूप से जो है खुदाई, ठीक है, खनिजों के निकालने के लिए जो खुदाई होती है उसको बोलते हैं खनन।
और इसके अलावा जो पुरातात्विक चीजों की खोज के लिए खुदाई होती है उसको बोलते हैं उत्खनन। जैसे पुरातात्विक उत्खनन बोलते हैं, हमको ये चीज प्राप्त हुई, तो पुरातात्विक रूप से जो खुदाई, पुरातात्विक चीजों को खोजने के लिए जो खुदाई होती है उसको उत्खनन, और खनिजों या धातु वातु के खोज के लिए जो भी खुदाई होती है उसको हम खनन बोलते हैं। क्लियर है? तो इतने क्षेत्र जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो भी क्षेत्र प्राप्त, जो भी चीजें शामिल है, उन चीजों का, यानी ये चीजें अब एक कच्चा माल के रूप में हमको प्राप्त हो रही है। अब इस कच्चे माल का प्रयोग करके हम जो उत्पादन करते हैं वही कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कृषि में हमको जैसे कॉटन एक फसल हो गई, जूट, उसका प्रयोग किए हम, और उसका प्रयोग करके हमने कपड़ा का उत्पादन किया, तो कपड़ा उत्पादन यानी कपड़ा उद्योग में आ गया। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज हमको प्राप्त हो रही है, अगर उसका प्रयोग हम कच्चा माल के रूप में करें और उससे कोई नई चीज का उत्पादन कर दे, तो वो आएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो उद्योग या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए? अगर आप देखें तो उद्योग शामिल हो गया, निर्माण तथा विनिर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? इसके अलावा आप लिख सकते हैं बिजली, गैस एंड जल आपूर्ति। ठीक है? तो इतने क्षेत्र आते हैं हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। निर्माण तथा विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और उद्योग जो है ये आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो होता है सेवा क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कृषि की फसल उत्पादन हुआ, अब फसल उत्पादन हो रहा है तो फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान बेचने के लिए जाने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी? गाड़ियों की जरूरत होगी, यानी परिवहन या यातायात। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया, परिवहन या यातायात जो भी बोल लीजिए आप। ठीक? अब द्वितीय क्षेत्र उद्योग लग रहे हैं, तृतीय प्राथमिक क्षेत्र कृषि। ये दोनों क्षेत्र को सरकार के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, बैंकों के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी ये इन क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? बैंकिंग। ये सेवा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी जो आप देखना बहुत सारे अधिकारी चेक करने आते हैं, यानी इनकी जो प्रशासनिक क्रियाएं होती है उनको भी नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की जरूरत होती है, यानी लोक प्रशासन। ये भी सेवा क्षेत्र का भाग है। इसके अलावा और अगर देखें जो कृषि चीजों में कृषि की वस्तुएं बन रही है उसको बेचा जा रहा है, बेचते कहाँ पे है? जैसे कृषि, और यहाँ पे मान लीजिए कृषि से टमाटर मिला, उद्योग में हमने सॉस बनाया, सॉस को बेचने के लिए क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, यानी व्यापार भी क्या हो गया? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा अगर हम और भी चीजों को शामिल कर सकते हैं, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है परिवहन, यातायात, बैंकिंग, लोक प्रशासन। आप बीमा लिख सकते हैं, होटल लिख सकते हैं, ये सब चीजें जो होती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है उन आर्थिक क्रियाओं को जो मतलब बोल सकते हैं उनकी समानताओं के आधार पर हम 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और इन तीनों क्षेत्र को ही मिलाकर हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। क्लियर है? तो ये 3 क्षेत्र ही जो है वही हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है, या इसी को हम बोलेंगे कि हमारी जीडीपी की संरचना है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है? क्योंकि इन क्षेत्रों से ही जो आय प्राप्त हो रही है, वो जो भी आय प्राप्त हो रही है वही हमारी जीडीपी कहलाएगी। इसी को आगे चलकर हम राष्ट्रीय आय के रूप में पढ़ेंगे। तो क्लियर है? तो जो हमारी ये 3 क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही जीडीपी एक टर्म होता है। जीडीपी की संरचना में भी यही 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन, और उसके अंतर्गत भी हमको 2 संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ना है, एक सकल घरेलू उत्पाद में संरचनात्मक परिवर्तन और दूसरा रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन जो हमारे सिलेबस में। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने जाएंगे जीडीपी की संरचनात्मक परिवर्तन, यानी जीडीपी में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी इन क्षेत्रों में
समय के अनुसार उनके जो जीडीपी में जितना परसेंट शेयर है उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी जीडीपी में संरचनात्मक परिवर्तन कितना आया। क्लियर है? तो यही जो 3 क्षेत्र है हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है, और इन क्षेत्रों में से जो आय प्राप्त हो रही है वही हमारे देश में जीडीपी कहलाएगी। अभी हम देखेंगे जीडीपी किसको बोलते हैं, और अगर हमको जीडीपी का संरचनात्मक परिवर्तन निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि इन क्षेत्रों का जीडीपी में जितना योगदान है वो योगदान में कितना परिवर्तन आ रहा है, यही हमारी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। क्लियर है? अब हम यहाँ पर एक चीज कवर करते हैं जो हमारा, जैसे कि हमने बोला जो सिलेबस में हमारा जीडीपी में संरचनात्मक परिवर्तन, तो अब हम ये देखते हैं एक्चुअल में हम जीडीपी बोलते किसको है। क्लियर है? ये सीजी वाले पार्ट में भी मैंने इसको समझाया था। देखिए, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो क्या होता है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी होगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, किसी भी देश की भौगोलिक संरचना के भीतर या भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी होगा। तो यहां पर आपके लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो वर्ड इंपॉर्टेंट है अंतिम। ठीक है, अंतिम जो वर्ड का प्रयोग हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्यों प्रयोग हो रहा है वो देख लेते हैं। पहली बात देखिए, मान लीजिए एक कृषि क्षेत्र से हमको कॉटन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो कॉटन का मूल्य 100 रुपए है। अब इस कॉटन को किसी उद्योग वाले क्षेत्र ने लिया, ठीक है, यानी इस कॉटन को लिया और उस कॉटन से उसने एक कपड़े का निर्माण कर दिया और जिसका मूल्य रखा है 200 रुपए। क्लियर है? यानी एक कृषि क्षेत्र से हमको 100 रुपए का कॉटन लिया, कॉटन प्राप्त हुआ। इस 100 रुपए का कॉटन को एक उद्योग क्षेत्र ने खरीदा और इस कॉटन से उसने एक कपड़े का निर्माण कर दिया, सूती वस्त्र। ठीक है, और अब ये जो यहाँ कपड़े का निर्माण किया, उस कपड़े से मैन्युफैक्चर किए गई एक शर्ट, ठीक है, और उस शर्ट का मूल्य है 800 रुपए। क्लियर है? पहले कॉटन लिया, कॉटन से कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बन गई, उसका रेट है 800 रुपए। तो अगर देखिए ये 800 रुपए जो रेट है, मतलब ये एक शर्ट जो बनी वो 800 रुपए में बनी, तो 800 रुपए में 200 और 100 का मूल्य तो पहले से ही ऐड हो गया, क्योंकि इसने जो है शर्ट बनाने के लिए क्या लिया, यहां से कपड़ा लिया, कपड़े का रेट था 200 रुपए। 200 रुपए में अगर देखें तो इसने 200 रुपए लेने से पहले यहां पर इसने कॉटन लिया जिसका रेट था 100 रुपए, तो इस 200 में 100 तो पहले से शामिल हो गया और इस 800 में 200 पहले से शामिल हो गया। यानी अगर हम सीधा अगर 800 रुपए लें तो यही हमारी ये जो जूट था उसका अंतिम वस्तु क्या बना, शर्ट बना। तो अगर हम सीधा शर्ट का मूल्य लेंगे 800 रुपए तो ये हमारे देश की जीडीपी में जुड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 200 और 100 को भी जोड़ूं, 800, 200 और 100, यानी ये 1100 रुपए हो गया। लेकिन एक्चुअल रूप में देखेंगे तो इसका रेट तो पहले से इसमें ऐड है, तो हम इसको क्यों जोड़े? इसी के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं, अंतिम वस्तु और सेवा को जोड़ रहे हैं। तो अंतिम वस्तु कौन सी थी, शर्ट थी, और शर्ट में तो ऑटोमेटिक इनका रेट ऐड ही हो गया है। तो यहां पर जो अंतिम वस्तु सेवा हुई कितना हुआ, 800 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य हो गया। अब देखिए जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी यानी हमारे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, मान लीजिए हमारे देश में का कोई भारत का नागरिक अमेरिका में जाकर रह रहा है और वो अमेरिका में जाकर कुछ पैसे मतलब कुछ उत्पादन कर रहा है और उसकी जो भी आय हो रही है वो अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगी, ना कि भारत की जीडीपी में। क्योंकि यहां पर जीडीपी की परिभाषा में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है कि देश की भौगोलिक सीमा। तो वो व्यक्ति देश की भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि विदेश में है, उस जहां पर रह रहा है वहां की भौगोलिक सीमा के अंदर है। तो जीडीपी में ऐसा व्यक्ति जो भारत का है लेकिन विदेश में जाकर व्यापार या विदेश में रहकर आय प्राप्त कर रहा है, तो उसकी जो भी आय है वो भारत की जीडीपी में नहीं जुड़ेगी। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर किसी चीज का उत्पादन कर रहा है और उसकी आय भारत में हो रही है,
तो उसकी जो पैसे होगी वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। यानी क्या हो गया, देश का कोई व्यक्ति अगर बाहर जाकर आय प्राप्त कर रहा है तो वो जिस देश में आय प्राप्त कर रहा है वहां की जीडीपी में उसका पैसा जुड़ेगा। कोई विदेशी व्यक्ति भारत की सीमा में आकर पैसे कमा रहा है तो उसका जो भी पैसे आय हो रही है वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। क्लियर है? तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा वही उसका जीडीपी होगा। क्लियर है? तो यहां पर यह वर्ड हमारा इस जो आंसर हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, यानी जो टॉपिक पढ़ रहे उसमें वो शब्द आएगा। इसके अलावा दो चीजें आपको और समझनी जरूरी है। एक है आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि भी बोलते हैं इसको, और आर्थिक विकास। ये टर्म्स भी जो है प्रयोग होंगे। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है आपका जो ग्रोथ होती है हमारी अर्थव्यवस्था की, वो वृद्धि मतलब ग्रोथ, और आर्थिक विकास यानी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो आर्थिक विकास के अंतर्गत आएगा। तो आर्थिक समृद्धि जो होती है किसी भी देश की मात्रात्मक वृद्धि को बताती है। मात्रात्मक वृद्धि को जो चीजें बताती है, यानी हम बोलेंगे हमारे देश की आर्थिक वृद्धि जो है 5% रही, तो 5% जो है वो मात्रा के रूप में रही आर्थिक वृद्धि। ठीक है, कहने का मतलब अगर जिन चीजों का वृद्धि जो इस प्रकार हुआ है जिसको हम मात्रा के रूप में माप सकते हैं उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। जैसे कि मान लेते हैं 2012-13 में या 2013-14 में भारत में 100 टन दूध का उत्पादन हुआ, मान ले रहे एग्जाम्पल, और 2014-15 में ये उत्पादन हुआ 105 टन, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5%। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई? 5% की, क्योंकि हमने इसको मात्रा के रूप में माप कर, जैसे मान लीजिए कि धान का उत्पादन हमारे यहाँ जो है 2 मेट्रिक टन हुआ, फिर वो बढ़ के 3 मेट्रिक टन हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई हम वो निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर मात्रा के रूप में कितनी वृद्धि हो रही है वो अगर बोला जाए तो वो है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि। लेकिन आर्थिक विकास में दो चीजें ऐड होती है, मात्रात्मक रूप में भी देखा जाएगा और गुणात्मक रूप में भी देखा जाएगा। यानी मात्रात्मक रूप में जैसे कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ 5 चिकित्सालय, 2013 में 5 चिकित्सालय थे, 2016 में 10 चिकित्सालय हो गए, तो मात्रात्मक वृद्धि कितनी हुई? हमारे यहाँ 5 चिकित्सालय बने एक्स्ट्रा। ये हमने मात्रा के रूप में उसको माप लिया कि 5 संख्या के रूप में 5 चिकित्सालय और बढ़े। लेकिन उन चिकित्सालय में जो जनता इलाज करवाने आई तो उससे उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि हुई। यानी ये वृद्धि क्या हुई? गुणात्मक वृद्धि। उसको हम माप तो नहीं सकते कितनी वृद्धि हो रही, कितना उसका स्वास्थ्य सुधरा, इसको मात्रा के रूप में तो नहीं बता सकते 10% सुधरा, 20% सुधरा, या कितने लोग का इलाज ठीक ढंग से हुआ, कितने लोगों ने पूरी तरीके से क्योर हो गए, ये सब जो है मात्रा के रूप में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो ये वृद्धि क्या है? गुणात्मक। जैसे कि हमने स्कूल खोला, स्कूल के बाद वहां पर स्कूलों की संख्या बढ़ाई तो शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा का स्तर बढ़ा तो लोगों को जो शिक्षा ग्रहण करेंगे अच्छी वो रोजगार पाएंगे। तो आप देखिए एक मात्रा के रूप में हमने स्कूल खोला, मतलब मात्रा के रूप में हमने भाप लिया कि स्कूल खोला, लेकिन वही मात्रा को हम गुणात्मक वृद्धि में देखें तो कितने लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा के बाद उनको रोजगार मिल रहा है, तो उनका जो मुख्य रूप से आप देखें गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है। तो आर्थिक विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि शामिल होती है, जबकि आर्थिक समृद्धि में केवल मात्रात्मक चीजों को शामिल किया जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स हो गए जो हमारे टॉपिक को कवर करेंगे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को। अब हम यहाँ पे क्षेत्र वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना परिवर्तन आया, उसके कारण क्या है, फिर देखेंगे उद्योग क्षेत्र में और अंत में सेवा क्षेत्र में, और फिर इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पर कवर करेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो किस तरीके से रहा है। जैसे कि आप देखें कृषि क्षेत्र में जो है हमारी टोटल जितनी भी जनसंख्या कार्यशील है उसकी 2/3 जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यशील है। यानी जो हमारी कार्यशील जनसंख्या भारत की उसकी 2/3 जनसंख्या केवल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें, 1950 से 60 के दशक में 56% हिस्सेदारी थी हमारी प्राथमिक क्षेत्र की, 60 से 70 में 47% थी, 70 से 80 में 42.8% थी, 80 से 90 में 36.4% थी, 1990 से 2000 के बीच 28.6% हिस्सेदारी थी, और 2017-18 में 17.77% की हिस्सेदारी रह गई है। यानी जहां 1950-60 के दशक में
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 56% का था, अब वो घटकर मात्र 17-18% के आसपास आ गया है। तो यहां पर आप देखिए क्रमिक रूप से इसका जो है लगातार जो है कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान गिरता जा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख जो क्षेत्र आता है या टॉपिक आता है कृषि। अब देखिए हमारी जो कृषि है वो मानसूनी कृषि है, मानसूनी कृषि है, दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। अब क्योंकि हमारी कृषि मानसूनी कृषि है तो हमको अपनी कृषि के लिए डिपेंड होना पड़ता है मानसून पर। ठीक है, अगर कभी मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी, मानसून खराब हुआ तो फसल भी खराब हो जाती है। तो जब फसल हमारे यहाँ, ऐसा तो नहीं कि हर वर्ष मानसून बहुत अच्छा हो रहा है, आप देखना सूखा पड़ रहा है बहुत जगह, तो हमारी फसलों का उत्पादन कम हो रहा है, फसल का उत्पादन कम होगा तो सीधी सी बात है उसका योगदान जो है, उससे होने वाली आय कम होगी। अब आय कम होगी तो जीडीपी में उसका योगदान से यानी शेयर वो भी गिरेगा। अब देखिए 1960-70 के दशक में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आई, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ा। लेकिन वहां पर इतना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर लिया गया कि अब वो भूमि बंजर हो गई है। अब भूमि, उस समय तो उत्पादन हुआ लेकिन अब भूमि बंजर हो जाने के कारण अब उत्पादन फसलों का पहले के अपेक्षा कम हो गया तुलनात्मक रूप से। तो सीधी सी बात है जो कृषि से आय हो रही थी वो भी कम हो गई। ठीक है, तो तीसरी बात, जितना कृषि क्षेत्र की वृद्धि हुई, ठीक है, जितना कृषि क्षेत्र की वृद्धि हुई तुलनात्मक रूप से उद्योग और जो सेवा क्षेत्र उसकी वृद्धि ज्यादा हुई। ठीक है, ऐसा नहीं कि कृषि क्षेत्र में हमारी आय कम हो रही है, हमारी आय बढ़ रही है, लेकिन अपेक्षाकृत जो उसका शेयर है वो कम हो रहा है, क्योंकि कृषि के बदले उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है उनका जो वृद्धि दर है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए उनका शेयर भी बढ़ गया है। क्लियर है। इसके अलावा आप ये देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं जो भी विकसित देश होते हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी उनकी अर्थव्यवस्था में कम होती है। जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सब आप देखें तो उनके प्राथमिक क्षेत्र में जो उनके जो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 5 से 6% की है, हमारे यहाँ 17% की। तो ऐसा माना जाता है जब कोई देश विकासशील देश होता है उस विकासशील देश में जो है कृषि क्षेत्र जो होता है या प्राथमिक क्षेत्र होता है जीडीपी में उसका योगदान ज्यादा होता है। लेकिन जब वो देश अल्प विकसित या विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे जो है उस देश में जो कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में कम होते जाती है और उसकी अपेक्षा उद्योग और सेवा क्षेत्र की जो है जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ते जा रही है। तो भारत में भी वही दर्शा रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं भारत जो है अल्प विकसित या विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में भी तो विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारा तो रोजगार का साधन ही अभी हमारी जो 2/3 जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप ये नहीं बोल सकते कि वो विकसित देश की ओर बढ़ रहा है इसलिए योगदान कम हो रहा है। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हो ये भारत विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकसित देश की ओर बढ़ रहा है तो हमको बाकी क्षेत्रों में भी रोजगार उतना पैदा करना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र में जो लोगों के रोजगार पाने की हिस्सेदारी उसको हम कम कर सके और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ा सके। क्लियर है। तो यहां पर आप ये भी सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के कारण क्या है जो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं रोजगार में हिस्सा। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 53% लोग जो है कृषि के संबंधित कार्य करते हैं या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। यहाँ पर याद रखिए जो 2/3 में बोला ओवरऑल कार्यशील जनसंख्या का 2/3 बोला, यानी जितने लोग काम कर उसके 2/3। या भारत की कुल जनसंख्या के 53% लोगों को कृषि क्षेत्र योगदान देता है, लगभग। ठीक है, अगर 1901 से 1961 की बात करें तो उसमें कृषकों की संख्या थी 50% से अधिक और कृषि मजदूर थे 14 से 17% के करीब। तो कृषक और कृषि मजदूर में अंतर क्या होता है ये मैंने आपको सीजी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था। कृषक यानी जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं और कृषि मजदूर जो दूसरों के जमीन में जाके खेती करते हैं उसके बदले उनको एक न्यूनतम मजदूरी मिलती है। तो कृषि मजदूर, तो जो कृषक थे उनकी जनसंख्या लगभग 50% से अधिक थी संख्या और कृषि मजदूर 14 से 17% थे। लेकिन 2004-5 में ये आंकड़े पलट गए, कृषक की जो संख्या 29% हो गई और कृषि मजदूर बढ़ के 25% के आसपास हो गए। तो आप देखिए जहां लोग पहले अपने खेतों में निर्भर हुआ करते थे अब वो दूसरों के खेतों में जाकर भी कृषि करने लगे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी जमीन हड़प ली गई हो या वो बैंकों या किसी साहूकार से ऋण लिए हो गैर संस्थागत स्रोत से और वो पटा ना पाए तो उनकी भूमि हड़प ली हो, ये भी कारण हो सकता है।
दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ जैसे कि बहुत से लघु एवं सीमांत किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, तो अपनी खेत से ही अपनी आजीविका चलाने के संपूर्ण साधन आय प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने खेत के अलावा दूसरों के खेतों में भी जाकर कृषि करते हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके। तो ये भी कारण इसमें हो सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं औद्योगिक विकास का आधार, यानी कृषि क्या है, औद्योगिक विकास का आधार है। तो उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है वो प्राथमिक क्षेत्र ही देता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र बढ़ोतरी नहीं करेगा यानी बढ़ेगा नहीं तो औद्योगिक क्षेत्र अपने आप ठप हो जाएगा। तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी जरूरी है कृषि क्षेत्र का विकास हो। ठीक है, चौथा देखते हैं विदेशी व्यापार में महत्ता। विदेशी व्यापार में महत्ता यानी प्राथमिक क्षेत्र से कितना निर्यात होता है। तो 2013-14 में भारत ने जितने भी चीजों का निर्यात किया या भारत की जितनी भी निर्यातों से आय हुई उसका 11.9% प्राथमिक क्षेत्र से आय हुई है, और 2016-17 में ये बढ़कर 13.7% हो गया है। ठीक है, यानी भारत की जितनी भी आय हुई है उसकी 13.7% निर्यात आय जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि भी मान सकते हो, खनन उत्खनन यानी खनिजों का भी मान सकते हो। तो ये देखिए इस क्षेत्र की हिस्सेदारी निर्यात आय में बढ़ रही है लगातार। अगला देखते हैं व्यापार और सेवाओं में महत्ता। जैसे कि मैंने बताया कृषि क्षेत्र अगर बढ़ रहा है यानी प्राथमिक क्षेत्र विकसित होगा तभी तो आप प्राथमिक क्षेत्र मान लीजिए फसल लेते हैं, जूट का उत्पादन हो रहा है तभी तो उसका कपड़ा बनेगा, कपड़े से शर्ट बनेगा और शर्ट का व्यापार होगा। यानी प्राथमिक क्षेत्र से ही पूरा डिपेंड है उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो चीजें बनेगी उसी को तो परिवहन करके उद्योगों में ले जाया जाएगा, उद्योग में जो माल बनेगा उसको परिवहन करके तीसरे उसको बेचने के लिए ले जाया जाएगा। यानी सेवा क्षेत्र भी सीधा सीधा डिपेंडेंट है किसमें, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में। तो व्यापार और सेवाओं में महत्ता भी कृषि की है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र विकसित होगा तभी उद्योग क्षेत्र विकसित होगा, और उद्योग क्षेत्र विकसित होगा तभी हमारा सेवा क्षेत्र भी विकसित होगा। तो अगर पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कृषि क्षेत्र में हुए या प्राथमिक क्षेत्र में हुए संरचनात्मक परिवर्तन को बताइए, तो आपको ये केवल 2 पॉइंट बताना है, सकल घरेलू उत्पाद में हिस्से में परिवर्तन और रोजगार में हिस्से में परिवर्तन। ये बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, आपके बड़े क्वेश्चन में आएगा तब काम आएगा, वरना आपके छोटे क्वेश्चन में आएगा तो इतना ही आपको बताना है किस तरीके से परिवर्तन हुआ, कारण बताना है जो मैंने बताया उत्पादन में उत्पादन जो हुआ वो कम हुआ। ठीक है, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से ज्यादा वृद्धि के वो सब कारण आपको बताना है जो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जो है उसमें किस तरीके से संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र का किस तरीके से जीडीपी में योगदान रहा है और उसमें क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। तो अगर हम देखें 1950-60 में औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी 16% की थी, 1960-70 में 21% की थी, 70-80 में 22% की थी, 1980 से 90 के बीच 25% की थी, 1990 से 2000 के बीच 27.1% की थी, और 2016-17 में 27.95% हुई है। यानी हमारे देश की जो जीडीपी में उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो आपको नजर भी आ रहा है। तो देखिए ये इसके बहुत सारे कारण है कि ये योगदान क्यों बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो भारत जब आजाद हुआ तो 1950 में से जो उसके बाद से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई और हमारे भारत में उद्योग लगने चालू हुए। तो क्योंकि स्वतंत्रता के पहले जो है हमारे यहाँ अंग्रेजों की जो नीतियां थी उद्योग को लेकर वो बहुत खराब थी, जिसके कारण हमारे कई उद्योग बंद हो चुके थे। तो स्वतंत्रता के बाद हमने उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारे कारखाने लगाने प्रारंभ किए। तो उसके बाद हमारे उद्योग जो है लगातार बढ़ने लगा। अब उद्योग बढ़ेगा तो उतना लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, अब रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो लोगों की अगर आय बढ़ रही है तो आप देखिए पहले कृषि क्षेत्र में लोग कुछ पैसा कमाए, तो आप पैसा जितना कमाया जाएगा तो देखना उसका ज्यादा पैसा जो है, जितना लोगों की आय ज्यादा होगी तो वो पैसा खाने में ज्यादा नहीं लगाएगा, उसके बाद जो पैसा वो लगाएगा वो कई सारे प्रोडक्ट खरीदने में लगाएगा। अगर आप देख लीजिए अभी अगर आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं तो क्या आप उसका ज्यादा पैसा खाने में थोड़ी उड़ाएंगे, आप उसको लगाएंगे मोबाइल खरीदने में, कुछ प्रोडक्ट ही खरीदने में लगाएंगे, या कुछ सेवा क्षेत्र कहीं घूमने चले जाएंगे, पर्यटन करने।
ठीक है, तो वहां सेवा क्षेत्र में लगेगा। लेकिन कहीं तो कृषि क्षेत्र में तो ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। तो जैसे कि इसमें लिखा है सदैव बढ़ती मांग को पूरा करना, यानी औद्योगिक क्षेत्र का काम क्या होता है, सदैव बढ़ती हुई मांग को पूरा करना। क्योंकि लोगों की आय जितनी ज्यादा होगी, लोगों की उस प्रोडक्ट को लेके मांग उतनी बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ेगी तो किसी भी चीज की मांग बढ़ती तो क्या होता है, जो भी उद्योग जिस भी वस्तु की मांग बढ़ रही है, वो उस वस्तु को बनाने वाला जो लोग होते हैं वो उसके उत्पादन को बढ़ाते हैं। क्योंकि मांग बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, तो उत्पादन को बढ़ाएंगे। उत्पादन को बढ़ाना तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, मजदूरों की जरूरत होगी, यानी लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो इस क्षेत्र में रोजगार मिलने के कारण लोगों की आय बढ़ेगी। क्लियर है। तो उद्योग क्षेत्र में देखिए मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ाना पड़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी तो उसके बाद लोगों, अगर पूर्ति बढ़ाने किसकी जरूरत होगी, मजदूरों की जरूरत होगी। मजदूर मिलेंगे तो उसमें मजदूरों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो वापस इसी क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में पैसा लगेगा उनके द्वारा। क्योंकि आय बढ़ेगी तो वो कृषि क्षेत्र की वस्तु में ज्यादा आय नहीं लगाते या खर्चा नहीं करते, वो खर्चा करेंगे उत्पादन वाली वस्तुओं में, यानी प्रोडक्ट खरीदने में या सेवा क्षेत्र में। ठीक है। अब देखिए वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी, कई वस्तुएं ऐसी जिसका उत्पादन भारत में ही होता है। और भारत जैसे कि अभी आपको पता होगा कोरोना फैला है, तो जो दवाई है, दवाई जो है केवल भारत में बनती है, और भारत जो है उस दवाई को अमेरिका को निर्यात किया है। क्लियर है। तो उसका उत्पादन तो यही हुआ है। तो सीधी सी बात है, निर्यात की अधिक मात्रा कुंजी, यानी अगर उद्योग हमारे स्थापित होंगे तो हम कई वस्तुओं का निर्यात भी करेंगे। ठीक है। और निर्यात करेंगे तो उससे हमारी आय भी होगी। 30 से 40% हमारी आय उद्योग क्षेत्र से ही होती निर्यात की। उसके बाद क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है। क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाने का कहने का मतलब यह है कि अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो जो हमारी आय की असमानता फैली हुई है हमारे समाज में, धीरे धीरे कम होगी। ठीक है। यानी सभी वर्ग के पास पैसे समान रूप से वितरित होने लगेंगे। तो ये क्षेत्रीय संतुलन को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक्चुअल में ये हिस्सेदारी क्यों बढ़ रही है, तो इसके बहुत सारे कारण है कि भारत सरकार ने कारखाने लगवाए, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने लगे तो उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ा तो सीधी सी बात है इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, आय होगी तो इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। लेकिन शुरू में क्या हुआ, सभी जो कारखाने थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के ही कारखाने थे। ठीक है। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो निजी क्षेत्र के लिए खोली गई। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का ही कारखाना होगा तो वो वस्तु का उत्पादन केवल सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर सरकार ही उस वस्तु का उत्पादन करेगी तो उसका जो वैल्यू या उसकी कीमत जो है वो भी डिसाइड कौन करेगी, वो कंपनी करेगी जो उत्पादित की है उस वस्तु को। तो उसका आप बोल लीजिए अगर और कोई उस क्षेत्र में कारखाने नहीं हुए तो वो वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसी के लिए जो है आगे चलकर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी वो कार्य करने दिए गए, यानी जो प्राइवेट कंपनियां भी उस क्षेत्र में स्थापित हुई। जैसे कि आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले अगर आप बीएसएनएल का आप मैं एक सेवा क्षेत्र संबंधी के एक उदाहरण लेके बताता हूं। जैसे आप बीएसएनएल का फोन यूज करते थे, उसमें मतलब प्लान यूज करते थे, तो उस समय आप देखना कि जो डेटा होता था वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, या उस फोन का जो कीमत होता था इनकमिंग आउटगोइंग कॉल का वो बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, देखना धीरे धीरे जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की जो आपकी पैसे लगते हैं वो कम होते गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि कंपनियों के मध्य टकराव होने लगा। ठीक है। टकराव किस तरीके से कि एक दूसरे से वो कंपटीशन करने लगे, क्योंकि वो कंपटीशन करेंगे, किसी भी चीज के लिए कंपटीशन होगा तभी उसका लाभ किसको मिलेगा, जनता को मिलेगा। इसी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जब टकराव हुआ तो प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक कंपनियों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर प्लान देने लगी। यही हालत है कि अभी बीएसएनएल जो है वो डाउन में चला गया और प्राइवेट कंपनी जो है उससे ज्यादा मुनाफा कमा रही, क्योंकि वो कम रेट में चीजें प्रोवाइड करवा दे रही है। ठीक है। तो दोनों में कंपटीशन हो रहा था। अब देखिए 1990-91 के पहले जो है हमारे यहाँ बहुत से उद्योगों को लगाने के लिए जो था लाइसेंस की जरूरत होती थी। धीरे धीरे उसके लाइसेंस को हटाया गया। अब कुछ ही क्षेत्र ऐसे रह गए जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता है, जैसे नापकी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर संबंधी जो चीजें होती है वो सब चीजें जो है अभी भी जो है रक्षा से संबंधित चीजें उसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में ही अभी लाइसेंस लगते हैं। तो ये सब हम उदारीकरण निजीकरण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको इतने याद रखना है कि धीरे धीरे जो है हमने अपनी पॉलिसी में जो है उद्योग नीति में परिवर्तन किया, और उद्योग नीति के परिवर्तन के बाद ही जो है हमारे निजी क्षेत्र आए, और निजी क्षेत्र आए तो इसके कारण आप देखिए कई प्राइवेट कंपनियां
विदेशों से भारत में इन्वेस्ट कर रही है, एफडीआई बढ़ा, उद्योग लगे कई क्षेत्र के, जैसे अभी एप्पल की कंपनी आ गई है, ठीक है, कई सारी कंपनियां जो है बाकी देशों कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने लगी। तो अगर वो कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेगी तो भारतीय के लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा उस उद्योग में। तो सीधी सी बात है, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने उद्योग नीति में परिवर्तन किया, और उद्योग नीति में परिवर्तन करके बाहरी क्षेत्र विदेशों की कंपनियों को भी भारत में न्योता दिया। दूसरा, हमारे भारत के भीतर ही निजी कंपनियों को जो लाइसेंस प्रथा थी उसको धीरे धीरे सरलीकरण किया गया, और अब कुछ ही क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्र में किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें लोगों को रोजगार भी अब मिलने लगा है, और रोजगार मिलेगा तो आय सीधी बढ़ेगी, तो इस क्षेत्र का योगदान भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र देख लिया। अब हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में क्या संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में किस तरीके से संरचनात्मक परिवर्तन आया है। 1950-60 में सेवा क्षेत्र का योगदान था 28% जीडीपी में, 1960-70 में 31% लगभग, 1970 से 80 के बीच 34% लगभग, 1980 से 90 के बीच 38% लगभग, 1990 से 2000 के बीच 44% लगभग, और 2016 से 2017 के बीच 54%। ठीक है, 17-18 में 54%, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 28% से 54% की ओर आ गया है। यानी आप देखें सेवा क्षेत्र के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो अब ये देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं उसके कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है, सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जो है वो बैंकिंग, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। यानी ऐसी चीजों से जुड़ा है जो आधारभूत आवश्यकता होती है। अगर आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र को वृद्धि करना या द्वितीयक क्षेत्र को, उनको लोन की आवश्यकता होगी। लोन के लिए किसकी स्थापना हमको करनी पड़ेगी? बैंकों की स्थापना करनी पड़ेगी। तो सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसको सबसे पहले जरूरी है कि वो बैंकों की स्थापना करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो आधी जनता तो ग्रामीण जनसंख्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या वहां पर वित्तीय समावेशन लाने के लिए, यानी उनकी जो है बैंकों तक पहुंच बनाने के लिए हमने क्या किया? बैंकों की स्थापना ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में की। अब बैंकों की स्थापना की, बैंक उनको लोन देगा, वो लोन लौटाएंगे ब्याज के रूप में, तो बैंकों की राशि तो आय वैसे ही होगी, यानी सीधा सीधा सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा। ठीक है, वैसे ही बीमा, वो कंपनियों ने अपना बीमा कराया, फसलों का बीमा होता है। अगर वो बीमा अगर फसल डूबती है तभी तो हम बीमा की राशि देंगे, या कुछ नुकसान होगा तभी तो बीमा की राशि देंगे। अगर नुकसान नहीं हुआ तो बीमा की राशि तो सीधा उनकी आय में सम्मिलित हो गई। वैसे ही परिवहन, कृषि या जो भी औद्योगिक क्षेत्र से जो उत्पादन होगा उनको ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता है। अगर वो नहीं होगा तो सीधी बात है कृषि औद्योग क्षेत्र विकसित नहीं होगा। तो परिवहन से भी जो सरकार की आय बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे शिक्षा, चिकित्सा आप देख लीजिए, शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया, सार्वजनिक स्कूल हो गए, निजी स्कूल हो गए। सरकार ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, साक्षरता बढ़ाने की, तो स्कूलों की स्थापना की। अब स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फीस ली जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो वो भी तो आय हो रही है। अगर प्राइवेट स्कूल है वो भी तो इनकम टैक्स पटाएंगे, तो वो टैक्स की भी राशि कहाँ जाएगी? जीडीपी में ही तो शामिल हो रही है। तो सीधी बात है कि शिक्षा और चिकित्सा, वैसे अस्पताल के लिए भी देख लीजिए, तो सेवा क्षेत्र जो है योगदान ज्यादा दे रहे हैं। वैसे ही दूरदर्शन व इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान का प्रसार हो रहा है। अगर आप देखें, अगर हम पहले क्या था, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब तो इंटरनेट आ गया, हाथ हाथ में मोबाइल है, उसमें नेट चल रहे हैं। तो आप देखिए, जब आप कहीं भी आपको बाहर घूमने जाना होता है, या आप ऐसी मोबाइल सर्च कर रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, या कोई भी देख रहे होते हैं, उसमें आप फोटो देखते रहिए, यहाँ गया हुआ है, उसको देख के फिर आपको लगता है ये जगह अच्छी लग रही है, हम भी जाएंगे, तो फिर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं, उसको इंटरनेट में सर्च करते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो ये जगह अच्छी, हम इस जगह में घूमने जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इंटरनेट आने से पर्यटन बहुत बढ़ गया। यानी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, यानी आपका दूरसंचार यानी संचार माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, तो इंटरनेट प्रयोग करने में भी से सरकार की आय हो रही है। दूसरा जो है सरकार की भी आय हो रही है, नॉर्मल अगर देखें प्राइवेट कंपनियों की भी आय हो रही है। पर्यटन जा रहे हो, पर्यटन में भी तो पैसे लग रहे हैं, परिवहन लगेगा, वहां घूमने जाओगे तो होटल की आय बढ़ेगी, क्योंकि आप घूमने जाओगे तो वहां होटल में ही तो रुकोगे, वहां जाके घूमने जाओगे तो होटल्स की भी आय बढ़ेगी। तो सीधा बात है, दूरदर्शन या इंटरनेट या दूरसंचार के माध्यम से सीधा सीधा होटल की भी आय बढ़ती, पर्यटन से भी आय जो है क्षेत्रों की बढ़ रही है। तीसरा देखते हैं, अर्थव्यवस्था में नियोजन में सरकार व अधिकारियों की भूमिका।
अब देखिए सरकार क्या करती है, जो आधारभूत चीजें हैं, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। अब वो योजनाओं को वास्तविक लेवल में इंप्लीमेंट कौन करेगा? सरकार अपना पूरा पैसा कहाँ लगाती है? जो आधारभूत सुविधाएं होती उसको देने के लिए। अब उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेंगे? अधिक जो उस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, यानी लोक प्रशासन। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वही तो इस जो भी सरकार की योजना है उसको ग्राउंड लेवल में वही उतारेंगे। तो सरकार उन अधिकारियों को भी पैसा दे रही है, तो उन अधिकारियों से जो वास्तविक लेवल में अगर ये चीजों को इंप्लीमेंट करवा दिए, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा अच्छी हुई, तो सीधी सी बात है सरकार की आय अच्छी होगी। और अगर सरकार इनको वेतन भी दे रही है तो उनकी आय का भी तो इनकम टैक्स कट रहा है, तो वो भी जो है सीधा सीधा सरकार की आय में ही जाएगा। अगला है शहरीकरण। अब लोग गांव को छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में उद्योग लगे हैं, तो लोग जो होते हैं अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर आ रहे हैं, यानी नगरीकरण हो रहा है। तो सीधी सी बात है, शहर से नगर जो गांव से शहर की ओर आएंगे तो परिवहन का यूज करेंगे, तो परिवहन से भी सरकार की आय होगी या प्राइवेट सेक्टर की आय होगी। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो वो अगर घर से दूर है तो फोन में बात करेंगे, दूर संचार यानी संचार से भी आय होगी। यानी शहरीकरण भी जो है सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि यातायात सुविधा बढ़ेगी, उससे यातायात में इससे आय गवर्नमेंट की ज्यादा होगी, चाहे वो निजी क्षेत्र से हो या सार्वजनिक क्षेत्र से हो। वैसे ही संचार के माध्यम से भी आय आएगी। वही सूचना व मनोरंजन के क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, सेवा क्षेत्र के जैसे अगर आप नॉर्मल एक एग्जांपल लीजिए, मनोरंजन क्षेत्र से कैसे वृद्धि हो सकती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन में आप बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल में जो है सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, नेटफ्लिक्स लिए होंगे, अमेजॉन प्राइम लिए होंगे। तो अभी जो आप नॉर्मल तो आप देख रहे हैं जो सिनेमा हॉल है बंद है, लेकिन जो मनोरंजन के साधन में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हो, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो आप पैसा दे रहे हो वो भी तो सरकार को या गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं आय में मदद करेगा। उसके में भी आय कर लगेंगे, निजी क्षेत्र की जो आय होगी वो भी तो हमारी जीडीपी में शामिल हो रही है। तो सीधी सीधी बात है, मनोरंजन के क्षेत्र में आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे टीवी आ रही है, क्रिकेट मैच होते हैं, सब चीज मनोरंजन क्षेत्र या सूचना क्षेत्र उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहाँ सूचना क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र में लगातार एफडीआई भी हो रहा है, तो ये भी उसके बढ़ने के कारण है, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। अगर यहाँ देखें आधुनिक औद्योगिक संगठन की बढ़ती जटिलता, जैसे जैसे उद्योग तो बढ़ गए, लेकिन अब उद्योग को चलाने के उनके लेखा खाते को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? वो कंप्यूटर की जरूरत है। वो अपने लेखा खाते कहाँ रख रहे हैं? कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उद्योगों की उद्योग नीति आ रही है, उन उद्योगों को भी तो चलाने के लिए आप बोल लीजिए उनको परिवहन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, सेवा क्षेत्र की जो बैंकिंग की आवश्यकता पड़ रही है, बीमा की आवश्यकता पड़ रही है, उनकी धीरे धीरे जो कानून कठोर होते जा रहे हैं, तो उनको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो बीमा कराने के लिए अपनी अलग अलग पॉलिसी लानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है आप बोल लीजिए औद्योगिक संगठन की जटिलता बढ़ते जा रही है, जिसके कारण सेवा क्षेत्र में और अधिक वृद्धि हो रही है, क्योंकि उद्योग नीति के तहत जो है इनको कई पॉलिसी ऐसी जिसमें इनको बीमा कराना आवश्यक होता है, इनको लोन लेना जो है वो बैंकों से लेना है। सरकार के द्वारा भी कई उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप सीधा सीधा देख लीजिए लाभ जो है वो सीधा सीधा सेवा क्षेत्र को ही मिल रहा है। तो ये है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन और उनके कारण क्या क्या है ये परिवर्तन के। तो अगर आपको निष्कर्ष लिखना हो तो आपको यही बताना है कि 1950 से लेकर अब तक जो है कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार कम हो रहा है, उसकी तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का योगदान कम होने का एक मेन कारण जो होता है कि वो अल्प विकसित से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है वो तुलनात्मक रूप से सेवा और उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर की तुलना में कम है। इसी के लिए जो है ये क्षेत्र उसकी अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को कृषि क्षेत्र में भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की जो है उससे ही हमको कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, और उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या उनके क्षेत्रों से आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की भी आय बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। ठीक है, तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हो। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है पूरा जीडीपी का संरचनात्मक परिवर्तन यहाँ पे खत्म होता है। अब जो क्लास होगी वो पेड क्लास होगी, जिसमें हम
रोजगार के जो कौन से क्षेत्र में कितने रोजगार में लगे, रोजगार में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।